हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। यहाँ आपको मिलेंगी आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई हर जानकारी जो आप अपनी कंपटीशन में तैयारी के लिए या अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, यानी कि 6 क्लास से लेकर के 12 तक भी आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, समाजशास्त्र, कला और संस्कृति, मनोविज्ञान और विज्ञान यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, कल्चर एंड ड्राइंग, साइकोलॉजी, साइंस, ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि 6 to 12 में पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं। अगर आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं तो 1 by 1 आपको क्लास वाइज हम एक एक किताब का अध्ययन आपको कराएंगे, जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई में आसानी भी हो और साथ साथ आप आगे आने वाले वक्त में अगर कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की वर्तमान समय में जो किताबें यूपी बोर्ड में चल रही हैं या हिंदी मीडियम स्कूलों में चलाई जा रही हैं, उसमें हमारे अतीत कक्षा 6 की जो किताब है पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमारे अतीत और पार्ट 3 में भी हमारे अतीत, क्लास 8 तक यानी कि 6, 7, 8 में हमारे अतीत नाम की एक पुस्तक चल रही है जिसमें भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। इसी के साथ क्लास 9 और क्लास 10th में अगर आप देखेंगे तो भारत और समकालीन विश्व का पार्ट 1 है और भारत और समकालीन विश्व का पार्ट 2 है, यानी कि उसमें हमें भारत के संबंध में भी पढ़ने को मिलेगा और जो विश्व के अन्य देश हैं उनके इतिहास की जानकारी भी मिलती है। साथ ही अगर क्लास 11th में देखें तो फर्स्ट ईयर में हम विश्व इतिहास में विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे और भारतीय इतिहास जो कि 12th क्लास में है, जो कि एक संपूर्ण इतिहास का विवरण है, यहाँ पर मिलेगा। तो ये 6 से 12 तक अगर आप हिस्ट्री की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आप इनमें से बहुत सी ऐसे सवाल आपके तैयार हो जाएंगे लगभग जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी किताबें एनसीईआरटी बेस पर आधारित हैं और एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम क्लास 6 से ही शुरुआत करेंगे और 6 से लेकर के 12 तक के सारे इतिहास का सफ़र हम इसी तरीके से तय करेंगे। इसके बाद में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अपने विषयों की तैयारी करेंगे, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि 9 क्लास से शुरू होती है, 9, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, ये सभी किताबें एनसीईआरटी पर आधारित हैं। फिर हम भूगोल, ज्योग्राफी की अध्ययन भी करेंगे और इसके बाद में साइंस और साइंस के अलावा साइकोलॉजी, ये सभी तैयारी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास की। अगर आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि कंपटीशन के ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वह यहीं से आते हैं। एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं इन्हीं से सवाल निकाले जाते हैं, ऑप्शनल सवाल, बहुविकल्पी सवाल या वस्तुनिष्ठ या विस्तृत। तो अगर 6 क्लास से हम शुरू करेंगे, आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हैं और प्रश्न और उत्तर साथ साथ बनाते चलें, जिससे आपकी खुद की एक नोटबुक तैयार हो जाएगी।
दोस्तों वक्त बदल गया है। ज़्यादातर लोग आज के समय में किताबों से पढ़ना पसंद नहीं करते या किताबें पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल, लैपटॉप या इस तरीके से और जो भी टेक्नोलॉजी नई नई बढ़ रही है, इनसे लोग पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि अब देखा जाता है, दौर के साथ चलना भी ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 6th क्लास की पुस्तक की, जो कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 11 अध्याय इसमें दिए हुए 6th क्लास की पुस्तक में। विषय सूची अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय आखेट, खाद संग्रह से उत्पादन तक। तीसरा अध्याय आरंभिक नगर। चौथा अध्याय क्या बताती हैं हमें किताबें। पांचवा अध्याय राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा अध्याय है हमारा नए प्रश्न, नए विचार। सातवां अध्याय एक नया अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आठवां अध्याय खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। अध्याय 10 है हमारा नए साम्राज्य और राज्य। और अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम पहला पाठ शुरू करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आपसे बस इतनी सी विनती है कि आप हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अपनी पढ़ाई की यात्रा सरलतापूर्वक तय कर सकें और अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। हमारे वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी उनकी तैयारी में सहायता मिल सके। तो पहला चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से पहला अध्याय जो कि आप देख सकते हैं खुल चुका है। इसको हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते रहेंगे और साथ साथ इसमें प्रश्न निकालते रहेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6th क्लास में हो या 7th में हो या 8th में हो, हत्ता कि आप 12th तक हो, किसी भी क्लास में अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, मॉडल या यूट्यूब के ज़रिए वीडियो या इस तरीके से मोबाइल से पढ़ना, इंटरनेट से पढ़ना, इससे आप परफेक्ट तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि किताबों से ही ज्ञान पूरा मिल सकता है। बिना किताबों के ज्ञान नहीं मिल सकता। जितने भी आज सोशल साइट पर चैनल्स आप देख रहे हैं, इनसे आप जो ज्ञान लेते हैं वह कहीं ना कहीं किताबों से ही लिया गया ज्ञान है, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं होता है। कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं जहाँ के ऊपर बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन अगर आप अपनी पुस्तक एक बार पढ़ लें तो आपको ये सब चीज़ें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किताब पढ़िए, और क्योंकि किताब पढ़ने का वक्त लोगों के पास नहीं है या दौर के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो हमने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना जिस माध्यम से अब बच्चे पढ़ रहे हैं उसी माध्यम से उन तक ज्ञान पहुंचाया जाए। तो हमने आपके सामने पूरी पुस्तकें रखने का विचार बनाया और आपके सामने NCERT पर आधारित सारी पुस्तकें मौजूद होंगी। उनको आप बारी बारी पढ़िए। अब पढ़ने में भी अगर प्रॉब्लम आती तो आप सिर्फ सुनिए, आपके सामने स्क्रीन पर किताब चलती रहेगी और आपको हम स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ बताते रहेंगे। उनसे जुड़ी हुई उनके अंदर आने वाली चीज़ें भी हम आपको बताते रहेंगे। और अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं और उसमें से प्रश्न
उत्तर की एक नोटबुक तैयार करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होने वाला है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपके पास या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक बच्ची जो कि आप देख सकते हैं चैप्टर 1 में इसका फ़ोटो है, उसका एक सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। इस तरीके की सोच अगर बच्चे रखते हैं तो ज़रूर वह आगे जाते हैं। यानी जब हम पढ़ते हैं हमारे अंदर सवाल पैदा होता है। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कही गई कि एक बच्ची बैठी अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी नज़र एक हेडिंग पर पड़ती जिसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले, और वह सोचने लगी कि ये कैसे जाना जाए कि आखिर 100 साल पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? तो इसके लिए हमें अपने अतीत को जानना होगा। अब बात आती है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाए जा सकते थे या गाए जाते थे। लोग कहाँ रहते थे? तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पे नर्मदा में नदी का पता लगाओ। एक प्रश्न यहाँ से दिया गया। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर बसे और विशाल संपदा से परिचित थे। जंगलों के ऊपर उनका जीवन निर्भर था और जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी भारत का नक्शा आपके सामने मौजूद होगा और भारत की 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हैं। उत्तर पश्चिम में 2 पहाड़ियों के बारे में आपको पता लगाना है, क्योंकि वो पहाड़ियाँ आपको नक्शे पर पहले से दिखाई देंगी। बस आपको समझना है कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर थीं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को लोगों ने सबसे पहले उपजाना शुरू किया। उन्होंने पालतू जानवर भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को पाला। लोग गांवों में रहते थे।
फिर एक प्रश्न दिया गया कि विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाइए। हम जब अपना राष्ट्रीय गीत पढ़ते हैं राष्ट्रगान में, तो वहाँ पे विंध्य पहाड़ियों का भी वर्णन होता है। यमुना विंध्य हिमाचल गंगा यमुना उछल जलत तिरंगा। तो वही विंध्य की पहाड़ियों का वर्णन जो इस राष्ट्रगान में किया गया है, उन्हीं का पता लगाना है हमें मैप के ऊपर। इसके साथ कृषि का विकास भी यहीं क्षेत्रों से हुआ और चावल उपजाने वाला ये स्थान सबसे पहला ऐसा स्थान जहाँ पे चावल उपजाया गया। अब आपके सामने मानचित्र है। दोस्तों, मानचित्र के बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस मानचित्र में सिर्फ और सिर्फ नदियाँ ही नदियाँ हैं। अब हम यहाँ पे मैप के ज़रिए देखेंगे कि ये रही हमारी किरथर पहाड़ी। किरथर पहाड़ी जैसा कि आपको बताया गया है, उत्तर पश्चिम में ये हमारी रही सुलेमान पहाड़ी। बाकी सिंधु नदी, राजस्थान का थार, सतलज नदी, व्यास नदी, ये सभी नदियां हैं जो कि पूरे भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है। हिमालय से गंगा यहाँ से निकलती है, यमुना यहाँ से निकलती है, दोनों आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं और ये नदियाँ जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरीके से ये गंगा यमुना नदियाँ यहाँ से मिलते हुए इस तरीके से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में पहुँचेंगे हम तो कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगी और हिंद की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ भी इसी इधर ही हमको दिखाई पड़ती हैं। आप अध्ययन नक्शे का कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आप मानचित्र में नदियों को देख सकते हैं, कौन सी नदी किस दिशा से बहती है और किस दिशा में जाती है। कौन नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ, कौन नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ, कौन नदी उत्तर से पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ बहती हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, एक प्रश्न आ सकता है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व या 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व व आज से 2500 साल पहले नगरों का विकास नदियों के किनारे, समुद्र तट के किनारे 2500 साल पहले हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ये एक प्रश्न दिया गया है। मतलब कहने का ये कि आप नक्शे में इन नदियों को देखिए तो सोन नदी और गंगा नदी साफ साफ दिखाई देती हैं कहाँ से कहाँ बह रही हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। तो जो आज हमारा बिहार राज्य है, यही प्राचीन कालीन मगध राज्य था, जो कि 16 महाजनपद का वर्णन हमें भारतीय इतिहास में मिलता है। और भारतीय इतिहास में जो 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा जनपद जो था वो मगध साम्राज्य उस समय का था। और यह मगध साम्राज्य दक्षिण गंगा नदी के दक्षिण में बसा हुआ एक साम्राज्य था, जो कि वर्तमान समय में बिहार राज्य का पूरा क्षेत्र आता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। भारत एक उपमहाद्वीप है, यानी कि भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्राचीन काल में लोगों ने यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये
यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी कि आज जो संसार इतना विकसित हुआ या किस तरीके से हुआ, तो इसको बताने की कोशिश की गई है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और जाने की वजह क्या होती थी। कोई नए स्थानों की खोज में जाता था, कोई शिक्षा देने के कारण एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, कभी सेनाएं विजय हासिल करती थीं तो दूसरी जगह पर के लोगों से उनका मिलना होता था, कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोग एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर बसते थे, जिससे कि लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ और संसार विकास के चरण एक एक करके यहाँ तक पहुँचा। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक प्रश्न है। तो एक बार फिर से मानचित्रवन को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी जो एशिया का महाद्वीप है या जो हमारा भारतवर्ष पड़ता है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो जो एक तरफ पहाड़ियाँ हैं तो एक तरफ पर्वत हैं, एक तरफ समुद्र है, या समुद्र तो भारत को तीन ओर से घिरे, यानी पहाड़ियों, समुद्रों और पर्वतों से ये हमारा महाद्वीप, पूरा का उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके और पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, तो हमारे देश भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इंडिया शब्द भारतीय शब्द नहीं है, या इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पढ़ते हैं, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो अब हम यहाँ पर संसार का मानचित्र देखेंगे। संसार के मानचित्र में ईरान और यूनान की क्षेत्र हम देखेंगे, क्योंकि ईरानी और यूनानियों ने अपने समय में सबसे ज़्यादा विकास किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने तरक्की की। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, क्योंकि भारत की जो 3 दिशाएं हैं वो लगभग समुद्र से घिरी हुई हैं। जो भारत में जितने भी विदेशी आए वो उत्तर पश्चिम के मार्ग से आए, केवल यही एक स्थल का मार्ग है। तो आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो सिंधु नदी है इसको ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस अथवा इंदोस नामों से पुकारा है। उनकी पुस्तकों में, उनके इतिहास में हम हिंदोस और इंदोस को देखेंगे। और हमारे यहाँ भी प्रश्न आते हैं कि हिंदोस किसके द्वारा दिए गए नाम है, इंदोस किसके द्वारा दिए गए नाम है, या हिंदोस और इंदोस से आप क्या समझते हैं, या किसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो यह सिंधु नदी की तरफ संकेत कर रहा है। और इसी नदी के पूर्व में जो भूभाग स्थित था उसको ईरानियों ने, यूनानियों ने
इंडिया का नाम दिया, जो कि इंडस से बना हुआ है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, क्योंकि इससे बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगर अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऋग्वेद का वर्णन आ गया। अब ऋग्वेद जब हमारे सामने आएगा तो इसके जुड़े हुए और भी तथ्य हमारे सामने आ जाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ 4 वेदों का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे या आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वीडियोज़ में। लेकिन 3500 वर्ष पहले जो ऋग्वेद की रचना थी उसमें हमें भरत नाम का उल्लेख भी मिलता है। ये भी पता चला कि ऋग्वेद पुस्तक आज की नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन कालीन एक कृति है। अतीत के बारे में कैसे जानें? तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढा जाए, उनको पढ़ा जाए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। यहीं पर आपको अब ध्यान देना है, आपके प्रश्नों का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाएगा और आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और 1 बाय 1 छोटे छोटे प्रश्न बनाते रहिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो उनके लिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप ये वीडियो देखें, किताब आप हमारे साथ पढ़ते रहें, सुनते रहें और देखते रहें कि क्या आपकी समझ में आ रहा है। एक बार आप वीडियो देखेंगे आपको पूरी की पूरी इतिहास समझ में आती चली जाएगी। प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, कोई भी होगा, आपके जो भी चैप्टर हैं या जिस सब्जेक्ट का भी प्रश्न आप पेपर देंगे, चाहे एकेडमिक हो या फिर आपका वो कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि एकेडमिक में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपका कलम उठेगा और आपका उत्तर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न आपको बनाने हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले वक्त में तैयारी करेंगे, साथ ही जो एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं इसमें भी अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी टाइप के सवाल हमारे आते हैं, तो वहाँ पर आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसे कि पहला प्रश्न आ गया कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जवाब इसका होगा हाथ से लिखी होने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। अब अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द प्रयुक्त होता है। फिर मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु से बना है, जिसका अर्थ हाथ है से निकलना, हाथ है या से निकला है, हाथ है से निकला है। तो एक सवाल और बनता है कि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? पांडुलिपि है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को या हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। तो इतने सवाल आपके बनते हैं यहाँ से। अब आता है प्राचीन काल में, चूँकि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए जो पांडुलिपि यानी जो और छापे खाने भी नहीं थे, तो जितनी भी पुस्तकें लिखी गई उस समय वह ताम पत्रों पर लिखी गई, पेड़ों की छाल पर लिखी गई। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किए जाते थे, उनके ऊपर लिखी गई या ताम पत्रों पर लिखी गई। तो ये पांडुलिपियाँ ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ इस तरीके की तमाम पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। उनकी लिपि तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये हम नहीं जान सकते, आज तक अभी इनका पता नहीं लग पाया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये ज़रूर बनता है कि प्राचीन काल में जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थीं वो किस चीज़ पर लिखी जाती हैं? तो ताड़ पत्रों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थीं, या फिर एक विशेष तरीके का भोजपत्र तैयार किया जाता था, जो कि हिमालय पहाड़ में उगने वाले
वृक्ष भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता था। आपके सामने स्क्रीन पर एक ताड़पत्र की पिक्चर दी हुई है और इसमें किस भाषा में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ पाना बहुत ही कठिन है। सिर्फ हम देख सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में जो भाषा हम पढ़ रहे हैं या जो लिपि हम पढ़ते हैं हिंदी की, अंग्रेज़ी की या अन्य भाषाओं की, उनके कोई भी लेटर या अक्षर इसमें हमें समझ में नहीं आएंगे या नहीं मिलेंगे। कुछ मिलेंगे भी लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ लिखा है लेकिन क्या लिखा है इसका पता आज तक अभी हमारे इतिहासवेत्ता या विद्वान नहीं लगा पाए हैं। बात करते हैं अब हम आगे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी मौजूद हैं। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी इनमें से नई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख उस समय में यानी कि प्राचीन समय में पत्थर पर जो चीज़ें उत्कीर्ण करवा दी जाती थीं, खुदवा दी जाती थीं, उन्हें अभिलेख कहा जाता था। उसकी सतह के ऊपर लोग कुछ चीज़ें लिखवा दिया करते थे जो कि आज भी सुरक्षित हैं, जिससे हमें उस समय का, प्राचीन काल के समय की बहुत सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो ये भी पता चलता है कि जैसे कि वर्तमान समय में कोई भी अध्यादेश शासन द्वारा जारी होता है तो अब वो पत्र द्वारा जारी होता है, लेकिन प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वह अपने आदेशों को इन्हीं पत्थरों पर अभिलेखों के रूप में खुदवा करके शहरों में, नगरों में लगवाते थे, जिससे आम जनमानस उनको पढ़ सके और उनसे उनके बारे में जान सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो अभिलेख एक प्राचीन कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब भी हम भारतीय इतिहास या इतिहास को जानने का वर्णन करेंगे तो इतिहास को जानने के जो भी स्रोत होंगे उनमें अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष आप किन साइड में देख सकते हैं, ये एक अलग सा एक नोट्स लिखा हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो अब इस अभिलेख के बारे में वर्णन किया गया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आप देख सकते हैं यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में अभिलेख पाया गया जो कि अशोक का अभिलेख है। यूनानी और अरामाइक नामक दो लिपियों में लिखा गया। इससे अशोक के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब आते हैं आगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति
पुरातत्वविद कहलाता है। यानी जो इतिहास से जुड़ी हुई प्राचीन काल की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बारे में जो भी अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासवेत्ता या पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर अथवा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो वही बात जो हमने बताई कि पुरातत्वविद पत्थरों का, ईंटों से बनी इमारतों का के अवशेषों का, चित्रों का जो प्राचीन समय में पाए गए और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का भी अध्ययन करते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ये अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तो इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राचीन काल में प्राप्त हुई। तो आपको हम यहाँ पे कुछ चित्र देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र कि आप इसमें देखेंगे कि एक प्राचीन कालीन नगर भारत का जहाँ से एक बर्तन प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे भिन्न है। तो आप देख सकते हैं कि एक गोल मटका जो कि एक बर्तन है और बाकी 2 सिक्के चांदी के दिए हुए तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। तो ये 2 प्राचीन कालीन वस्तुएं जिनसे हमें प्राचीन कालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं आगे। क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर सकते हैं, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष बाकी है। तिथियाँ। इतिहास की तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हमें तिथियों से ही पता चलता है कि कौन सी घटना किस समय में हुई।
अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि 2000 बिंदु से इधर बढ़ते हैं तो हम ईसा मसीह के बाद वाली तिथियों का अध्ययन करेंगे, और 2000 पहले की बात करेंगे तो ईसा से पहले की बात होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पेज, बस यहीं से हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। इतिहास की तिथियां, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में जैसा कि हो रहा है, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाने लगा है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप को प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज़ों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसका मतलब भी वही होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। अभिलेख एक पत्थर पे जो कुछ लिखवाया गया तो उस कठोर सतह पर ही उत्कीर्ण करवाए जाते थे, उभरे हुए। इनमें अभिलेख से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पहले लिखे गए, सैकड़ों साल पहले अभिलेख लिखे गए, जो कि पत्थर पर लिखे होने की वजह से वो आज भी सुरक्षित हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ लिखा गया तो किसी न किसी भाषा में लिखा गया, किसी न किसी लिपि में लिखा गया। वह अलग बात है कि कुछ लिपियां अभी तक नहीं पढ़ी जा सकीं, लेकिन उनको पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भाषाओं में भी बहुत से उतार चढ़ाव हुए, बहुत से बदलाव हुए, लिपियों में भी बदलाव हुए, और आज उनका रूप प्राचीन काल से बहुत भिन्न है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। ये विद्वान ये कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। यानी एक कहानी के वक्त टाइप की दी गई है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब ये एक डायग्राम दिया गया है, क्योंकि ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये हमारी अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, जो कि प्राचीन काल से ही जुड़े हुए हैं। इनका अध्ययन करके निकाला गया और इनको इन अक्षरों के माध्यम से जानने की कोशिश की गई। इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट है, फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में लिखा हुआ है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार
जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने इनको जानने के लिए एक अक्षर से एक चित्र को इंडिकेट किया या पहचानने की कोशिश की। शेर के नीचे एल लिखा हुआ है, चिड़िया के नीचे ए लिखा हुआ है, इसी तरीके से और जो भी चित्र दिए हुए हैं, किसी के नीचे के पी एम वगैरह लिखे हुए हैं, तो ये इससे इनको पढ़ने में सहायता मिली, धीरे धीरे ये इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो सके। तो दोस्तों, आपको ये पूरा चैप्टर हमारा जो इतिहास है, तो ये पहला चैप्टर आपका इतिहास का, जो कि आपका पहला समाप्त होता है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, बहुत ही जल्द हम अध्याय 2 इसके बाद में देखेंगे, जो कि हमारा अध्याय 2 आखेट खास संग्रह से उत्पादन तक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये चैप्टर हम आपको दूसरे अध्याय में पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप इससे जुड़े हुए जो भी छोटे बड़े प्रश्न हैं उनको बना लीजिए, उनको तैयार कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें।